अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 16 का आज लेक्चर नंबर 4 है। और हमने आज जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है एसी सर्किट्स। सबसे पहले तो हमें एसी सर्किट को अंडरस्टैंड करना है कि एसी सर्किट होता क्या है। बच्चों, एक ऐसा सर्किट जिसमें आप कोई एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं और आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सर्किट विच इज एक्साइटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स इज कॉल्ड एन एसी सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें आपने वोल्टेज या करंट जो भी कुछ प्रोवाइड करना है वो आपने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो वो सर्किट जिसमें आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया उसको हम नाम देंगे एसी सर्किट का। जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है, ये एक बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, सिंपल सा, जिसमें एक रेजिस्टेंस को लगाया गया और रेजिस्टेंस के साथ ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा एक एसी सर्किट। यहाँ पे जो लिखा गया है एक्साइटेड, तो इसका मतलब है कि एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि सर्किट को हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग सर्किट को जो करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों, इससे पीछे आपने जो डीसी सर्किट्स पढ़े जिसमें आप सेल या बैटरी को यूज कर रहे थे वो कहलाते हैं डीसी सर्किट्स, जिसमें आप डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, डीसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब उन सर्किट्स के अंदर सिर्फ एक ही कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है जो होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कंट्रोल कर रही होती है और अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ करंट को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जब हम लोग एसी सर्किट्स की बात करते हैं तो एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के साथ साथ दो और कंपोनेंट्स आते हैं जो कि कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कंट्रोलिंग पैरामीटर्स के तौर पर यूज होते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उनमें से एक जो है वो कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से, और दूसरा जो है वो इंडक्टर है और इसकी इंडक्टेंस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी सर्किट में हमारे पास तीन कंट्रोलिंग फैक्टर्स होंगे, तीन कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होंगे, एक रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो हमने बारी बारी इन तीनों में से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवा के चेक करना है कि इनका बिहेवियर क्या होगा। तो अब इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो बनेगा एसी थ्रू रेजिस्टर, कि अगर आप किसी एक रेजिस्टर में से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवाएं तो क्या होगा। मैं यहां पे आपको बता दूं बेटा, एक चीज याद रखिएगा कि रेजिस्टर इज एन एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव का मतलब यह है जितनी पावर, जितनी एनर्जी इसको दी जाएगी अपने क्रॉस उस सारी पावर, उस सारी एनर्जी को डिसिपेट कर देगा। ये अपने पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता। जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर दीज आर पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि आप इनको जो भी एनर्जी देंगे उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ये अपने पास स्टोर करेंगे और कुछ को आगे डिसिपेट करेंगे। आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 12 में आपने टॉपिक पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला, तो आपने वहां पे देखा था कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर 15 में आपने टॉपिक पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो उसमें आपने देखा कि इंडक्टर स्टोर्स एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं ये पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जबकि रेजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, तो दिस इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट। तो अभी यहां पे आपको नजर आ रहा है ये छोटा सा सर्किट है, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है और इस रेजिस्टेंस को हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर दिया। अब आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स, जब इसमें से करंट पास करेगा तो इस रेजिस्टेंस के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा और वो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। अब बेसिकली मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो बेसिकली यही वाला पोटेंशियल ड्रॉप है जो आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपने चूंकि यहां पे ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा और इसकी इक्वेशन हमारे पास हम जानते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। अब देखें ये V नॉट मेरे पास पीक वैल्यू है, ये मैंने आगे कहीं मेंशन भी किया हुआ है, तो अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब अगर एंगल थीटा चेंज होगा तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो V चेंज हो जाएगा।
अब ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो करेगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा I के साथ, और इसका फॉर्मूला बनेगा V ओवर R। तो आप V की ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो यहां पे पुट करें तो V नॉट साइन ऑफ थीटा इनटू R। आप जानते हैं कि V नॉट मेरे पास मैक्सिमम या पीक वोल्टेज है, इसको जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी I नॉट। तो फिर V नॉट ओवर R की जगह पे जब आप I नॉट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे I नॉट मेरे पास पीक करंट है, यहां पे देखिएगा इक्वेशन 1 में V और इक्वेशन 2 में I, ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, जबकि V नॉट एंड I नॉट आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर मैं ये पीक वैल्यू को इग्नोर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। तो मतलब जो करंट है उसकी वैल्यू भी एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि करंट और वोल्टेज दोनों एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब देखें एंगल तो एक ही है हमारे पास थीटा, तो इट मींस अगर आप एंगल थीटा को चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा। तो अब इसी बात को मैं इस अंदाज में कहूंगा कि जब आप एंगल को चेंज करेंगे तो जो वैल्यू वोल्टेज की आ रही होगी वही वैल्यू मेरे पास करंट की आएगी। अब वही वैल्यू से मुराद ये नहीं है कि दोनों की वैल्यूज एग्जैक्ट सेम आएंगी, बल्कि इससे मुराद ये है कि अगर एंगल के चेंज करने से वोल्टेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव पीक जाएगा तो एग्जैक्ट उसी वक्त करंट भी टुवर्ड्स द पॉजिटिव पीक जाएगा। तो फिर यहां पे मैं ये बात कह सकता हूं कि जब मैं इनकी वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं, मैं वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा ड्रॉ करता हूं, तो ये देखें जो ऊपर वाली वेवफॉर्म आपको नजर आ रही है ये वोल्टेज की है, और यहां पे देखें जब इसकी वैल्यू 0 है तो फेज 0 आ गया, पॉजिटिव पीक पे फेज π/2, फिर पाई फेज आ गया 0 वैल्यू पे, नेगेटिव पीक पे फेज 3π/2 और 0 पे फिर फेज 2π आ गया। तो अब चूंकि करंट भी इसी एंगल थीटा के साथ वेरी कर रहा है, तो जब मैं करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो ये भी एग्जैक्ट मेरे पास आएगी। तो अभी देखें दोनों की जो पीक है वो सेम फेज पे आ रही है, एक साथ आ रही है, दोनों की वैल्यू 0 सेम फेज पे हो रही है, दोनों की नेगेटिव पीक सेम फेज पे आ रही है और दोनों की वैल्यू 0 फिर सेम फेज पे हो रही है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि दोनों की जो वेवफॉर्म्स हैं वो एक साथ मूव कर रही होती हैं या वो एक साथ ड्रॉ की जाती है। तो अब यहां से देखें दोनों का फेज आपके पास सेम चल रहा है, तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वोल्टेज और करंट ये दोनों जो है ये क्या होंगे, इन फेज होंगे। अब बच्चों ये दोनों जब इन फेज हैं तो देखें वेक्टर्स की फॉर्म में जब इनको ड्रॉ किया तो मैंने लिख दिया जी V एंड I, और ये चूंकि V की वैल्यू देखें ग्राफ ऊपर जा रहा है वोल्टेज का, तो V वाले वेक्टर की लेंथ मैंने ज्यादा कर दी क्योंकि इसकी पीक वैल्यू ज्यादा है, और करंट वाला जो ग्राफ है वो नीचे बन रहा है, तो करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की निस्बत कम है तो इसके वेक्टर की लेंथ कम हो चुकी है। अभी देखें इस रेजिस्टेंस में से जो पावर डिसिपेट होगी उसका फॉर्मूला वही जो तीन फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये जो आपने पीछे चैप्टर 13 में पावर के फॉर्मूलाज पढ़े थे वो यहां पे अप्लाई होंगे, लेकिन इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की शर्त ये है कि वोल्टेज और करंट शुड बी इन फेज, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। जब हम लोग ये कहते हैं ना बच्चों कि ये इन फेज होंगे तो इसका मतलब ये भी बनता है कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 होगा। अब यहां पे लास्ट बात उसने कहा कि पावर इज इन वॉट्स व्हेन वोल्टेज इज इन वोल्ट एंड करंट इज इन एम्पेयर, मतलब उसने इन तीन क्वांटिटीज के यहां पे यूनिट्स बता दिए। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप सर्दी के इस मौसम में इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।